Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. A math marks coming. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट नंबर 2. जैसा कि आपने देखा था पार्ट नंबर 1 में, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2. जैसा आपने देखा था पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 और जिसमें हमने डिस्कस किया था 4.1 मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है, कैसे उसके रूट्स या फिर जीरोस की वैल्यूज हमें निकालनी है, राइट. तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है 4.2, बेसिकली ये एक्सरसाइज आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन हाँ कई बच्चों को इक्वेशंस फ्रेम होने करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि सर इक्वेशन फ्रेम कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, डील कैसे करते हैं, रूट वाली इक्वेशंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं. तो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम यहां पे इस चैनल पे सॉल्व होगी आपकी, राइट. तो आज जो कि मेन स्पेशल कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन. किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालना या फिर जीरोस निकालना ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट. इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट. तो अब हम आज डिस्कस करेंगे इसमें पहले क्या चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई इक्वेशन फैक्टराइज होगी या नहीं होगी. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई इक्वेशन फैक्टराइज होगी या नहीं होगी. कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं फिर मेथड से ही सॉल्व करूंगा. तो कोई इक्वेशन फैक्टराइज होगी या नहीं होगी इसका जजमेंट कैसे करोगे. हाउ डू यू नो इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड और नॉट. कौन सी ऐसी इक्वेशन होती है जो फैक्टराइज नहीं हो सकती, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा. तो वो कैसे पता चलता है. तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है इक्वल टू 0. अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 9, 81, जैसे एग्जांपल के लिए 0 भी हो सकता है, 0 इज परफेक्ट स्क्वायर, 0, 9, 16, 81 एटसेट्रा. सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो मान लेना कि ये इक्वेशन फैक्टराइज हो सकती है, राइट. इसमें भी मैं सब कैटेगरी बना सकता हूं, इसमें सब कैटेगरी बना सकता हूं. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1, 4, 9, 16 बट नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर है एटसेट्रा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी होगी 100% है. इसमें भी होगी, इसमें सब में होगी, ये सारे केसेस में होगी है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी. कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो यहां पे दो चीजें फॉलो हो सकती है. इसकी वैल्यू 0 आती है 0, तो दो चीजें फॉलो होती है. यहां आप चाहो तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, और आप चाहो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहां पे आपकी इक्वेशन में या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी फॉलो हो सकती है. यहां पे आइडेंटिटी फॉलो होगी, बट आपकी चॉइस है. देखो आइडेंटिटी के क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन को आइडेंटिटी से नहीं कर सकते. तो ये आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ या आइडेंटिटी लगाओ, चॉइस इज योर्स. लेकिन ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा, तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लग सकती. तो कब लगेगी आइडेंटिटी, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाएगी, एग्जैक्टली 0. तो समझ लेना कि आपकी आइडेंटिटी फॉलो होगी. क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आया ना. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2. अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.2 की, तो सबसे पहले अपन यहां पे पेज को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे यहां पे. जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रूट्स और द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. देखो कई बच्चे बोलते हैं सर मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर लूंगा, क्यों ये पढ़ूं मैं. देखो अगर बोर्ड में लिखा आ गया डू बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या डू बाय फैक्टराइजेशन,
तो आपको फैक्टराइजेशन ही फॉलो करना है, वरना मार्क्स फॉर्मूले लास्ट आंसर के मिल जाएंगे, फाइनल आंसर जो है करेक्ट है उसके मार्क्स मिलेंगे, आंसर के मींस हाफ मार्क्स आउट ऑफ 2 और 3। लेकिन अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया और लिखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, फैक्टराइजेशन से करो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आप कैसे भी करो, आपकी चॉइस है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको पता ही होगा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए इंटू सी कितना है -10। अगर ये प्रोडक्ट मेरा -10 आ रहा है, मतलब फैक्टर्स का क्या लेंगे, डिफरेंस। अब देखो 5 2 जा 10 और 5 - 2 कितना होता है 3। अब यहां पे अगर मेरे b के पास देखो b वाली टर्म, डिफरेंस लेने पे मुझे क्या मिलना चाहिए b, प्रोडक्ट करने पे 10 मिलना चाहिए और डिफरेंस लेने में क्या मिलना चाहिए b। अब मेरा b जो है वो क्या है नेगेटिव, इसका मतलब अगर b के आगे साइन जो x का कोएफिशिएंट है वो साइन अगर नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा। अगर ये फैक्टर मेरा पॉजिटिव है, बड़ा फैक्टर, अगर यहां मेरी वैल्यू जो है x के पहले पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर पॉजिटिव होगा, छोटा नेगेटिव होगा, ठीक है। बट यहां पे मेरा साइन अगर नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा और छोटा फैक्टर पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात, समझ आ गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x, -5 + 2 कितना होता है -3, -10 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करें, इन दोनों फैक्टराइज कर लें, कॉमन इज x, x - 5 प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया, x - 5, दो फैक्टर्स बन गए मेरे x - 5 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स बन गए, जीरोस निकालने मुझे, जीरोस बोल दो या रूट्स बोल दो, रूट्स और जीरोस दोनों बात सेम ही है, रूट्स भी बोल सकते हो जीरोस भी बोल सकते हो, है ना। अब दोनों कंपेयर करें तो फर्स्ट टाइम x - 5 is 0 and then x + 2 is 0. If x - 5 is 0 then x equals to 5 and x is equals to -2. So these are the possible values of x. So these are the zeros of x. This equation, ठीक है। These are the values of x and zeros of this equation. अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा। देखो 2 × -6 a × c, एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ नंबर a × c कांस्टेंट नंबर कितना है प्रोडक्ट -12, मतलब लेना तो डिफरेंस है सर, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, x के आगे नंबर 1 आना चाहिए। तो देखो क्या होगा, आपने लिखा 6 2 जा, 6 2 जा कितना होता है 12, 6 - 2 कितना होता है 4, गलत, ये नहीं हो सकता। अब हो गया 4 3 जा 12 और 4 - 3 कितना होता है 1 होता है। अब देखो यहां साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो बड़ा फैक्टर होगा पॉजिटिव और छोटा होगा नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो लिखो यहां पे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के दो फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचा x + 2 -3 x + 2 0, x + 2 2x - 3 0, x + 2 is equals to 0 and 2x - 3 is 0. So x is equals to what -2, first value, and the second value is 2x equals to 3 हो जाएगा ना, 2x is 3 then x is 3/2। क्लियर है बात। अगर आप चाहते हो वेरीफाई करना तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन में और आपकी इक्वेशन में बैलेंस होगा, मतलब कि आप जब लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रखोगे तो राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट में भी 0 आएगा, 0 इक्वल्स टू 0 बनेगा। बट ये करना नहीं है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, है ना। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं हमें। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखो पार्ट नंबर 3 में कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर रूट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो रूट वाले क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक या तो आपके पास पहला क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि a और c दोनों रूट की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के आगे भी रूट है और कांस्टेंट टर्म में भी रूट है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें a और c के पास रूट नहीं होगा बट x वाली टर्म के पास रूट होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लेलिस्ट बना के इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे बाय द टाइम सून। जल्द से जल्द आप कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल, है ना। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है a × c, तो √2 मल्टीप्लाई विथ
5√2, पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव गिव्स यू पॉजिटिव, तो 10 आ गया। अब 10 के से दो फैक्टर्स करो जिसका प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम 7 आना चाहिए, बी वाली टर्म। तो हम क्या करें, 5 2 जा 10 और 5 + 2 7, बीच में 7 आ रहा है ना, वही देखना है। चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया सर। तो हमने यहां लिखा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 और ये 0। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सर, अरे सर पहले √2 आ रहा है, पहले आप 2 लिखते। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो पहले 2x लिख दो, पहले 5x लिख दो, जो आपकी चॉइस है। बट मैं यूजुअली करता क्या हूं, पहले मैं लिखता हूं बड़ा फैक्टर, बड़े नंबर को पहले, बाद में छोटे नंबर को, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हमें स्टार्टिंग की दो टर्म्स में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन, एक तो वेरिएबल फॉर्म में क्या आ रहा है, x। अब √2 और 5, √2 और 5 दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 को अगर मैं ब्रेक करूं रूट की फॉर्म में तो √5 × √5 5, और √2 को √2 ही लिखते हैं अपन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली x है। तो यहां से बचा √2x + 5। अब आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में, आप देखते हो सर यहां भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर, 1 कॉमन आ रहा है। तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, आप लिखोगे सर +1 और आप लिखते हो 2x + 5√2। अब ये कर दिया आपने, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू बनी नहीं रही, तो कैसे होगा सर। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहां पे देखना है 2 है और यहां पे √2 है, तो 2 और √2 में कुछ कॉमन है, डेफिनेटली है। 2 और √2 में कुछ कॉमन है, क्योंकि एक 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2 इज 2, √2 मल्टीप्लाई विद √2 इज 2। तो दोनों में कॉमन क्या आया, √2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2, तो √2 कॉमन आ गया। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख दो, √2 दो बार, √2 मल्टीप्लाई करते 2 मिलेगा, तो 2 √2 इसके पास है, इसके पास एक √2 है, सिंगल √2 इसके पास है, इसके पास डबल √2 है, तो एक √2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, √2x + 5 और ये 0। अब क्या हुआ सर आगे, अब देखो सेम ब्रैकेट बन गया, तो लिख दो √2x + 5 मल्टीप्लाइड विथ x + √2 और ये इक्वल टू 0। अब क्या करें, जीरो निकाल दें, √2x + 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, और यहां से क्या आएगा, एंड x + √2 इक्वल टू 0। इसको मैं एज अ साइड में एक रफ कॉलम फॉर्म में बना देता हूं, राइट। अब इधर से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -√2। अब देखो वैसे आपने जो आंसर लिखे हैं अभी दोनों सही हैं, बट एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट और स्टैंडर्ड रूल्स आपके डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं बनना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करना है, √2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से। तो आपको इसको रेशनलाइज फॉर्म में लिखना है हमेशा, आपका आंसर रेशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो बन गया -5√2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, ये अपना आंसर है। समझ आया ना, क्या करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको, वीडियोस को पॉज करके, अगर नहीं समझ में आया। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, अगर डेसिमल है तो पहले डेसिमल रिमूव करो, फिर उसका एलसीएम लो। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो पहले एलसीएम लेना है, इस इक्वेशन का पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया सर 8। यहां पे कुछ नहीं, मतलब 0.1 लिखेंगे, 0 मीन्स 0.1। एलसीएम 8 लिखा तो 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो 8 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे क्या हुआ, ये हो गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज बताऊं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मुझे, a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 × 1 गिव्स यू प्लस का 16, फैक्टर्स क्या होंगे, 8 2 जा 16, 8 + 2 कितना हो गया
10 हो गया सर, गलत है। तो क्या करें सर? फिर 4 4 जा 16, ये वाला तो नहीं होगा ना। 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8, तो ये तो सही है सर। तो इसको हम क्या लिख लें? 4x प्लस 4x, बट बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब भी नेगेटिव साइन होगा तो दोनों फैक्टर्स मेरे क्या हो गए? नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये 0। ब्रैकेट ब्रेक कर लूँ, 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ जाएगा 4x, अंदर क्या बचा? 4x माइनस 1। यहां से कुछ कॉमन नहीं, मतलब माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। जैसे माइनस 1 कॉमन आएगा साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, तो 4x माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1 और ये हो जाएगा 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 4x माइनस 2 फैक्टर हो गए, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 4x इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो x कितना हो जाएगा? x इज 1/4। यहां से भी क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 1, x इज 1/4। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छे से समझ आया ना? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर है बात? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये भी मेरी एक परफेक्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन बन रही है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट उससे क्यों करूं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, वैसे कर लो। देखो 100 इंटू 1 गिव्स यू 100। 100 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका सम हो जाए 20 और प्रोडक्ट आ जाए 100। 10 10 जा 100, 100 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 10 प्लस 10, इसको हम क्या लिखेंगे? 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ गया? 10x, और अंदर क्या बचेगा? 10x माइनस 1। इधर क्या कॉमन आएगा? कुछ नहीं, मतलब -1। ये भी क्या बन गया? 10x माइनस 1। तो ये क्या लिखेंगे इसको आगे? 10x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 10x माइनस 1। जब दो फैक्टर सेम बन जाए समझ लेना दोनों x की वैल्यूज सेम बनेगी। और ऐसा कब होता है? जब आइडेंटिटी बनती है तब, है ना? चलो, तो दोनों फैक्टर्स के लिए हम लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू सेम है, चाहो तो एक ही बार लिख दो, एज बोथ द फैक्टर्स आर सेम सो वैल्यूज ऑफ x विल बी सेम। बोथ फैक्टर्स आर सेम सो वैल्यूज ऑफ बोथ वैल्यूज ऑफ x आर सेम। तो ऐसे भी लिख सकते हो, x कितना आ जाएगा अपना? यहां से x आ जाएगा अपना 1/10 और यहां से भी अपना हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, x हो जाएगा 1/10। तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई? सेम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल 1 में तो आप जाके देख लेना अपनी बुक में, हमने यहां क्वेश्चन पहले से ही टाइप कर लिया है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो सबसे पहली चीज जो है, इसमें अननोन चीजें क्या पूछी गई हैं, ये आपको बोर्ड में कभी पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बता सकते हो आप। तो क्या करें सर? अगर इसमें दो वैल्यूज मिसिंग है तो अज्यूम कर लो दोनों अननोन, और अगर एक मिसिंग है तो एक अननोन मिसिंग कर लो, राइट? एक वैल्यू को अज्यूम कर लो, एक मिसिंग है तो, दो मिसिंग है तो दोनों को अज्यूम कर लो। तो हमें यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के दोनों का मार्बल का सम 45 है। और लास्ट लाइन पढ़ो अब, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। भाई स्टार्टिंग में उनके पास मार्बल्स कितने हैं? तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कितने मार्बल्स हैं उनके पास। तो लिखते हैं हम, लेट जॉन जॉन हैव एक्स मार्बल्स। अरे वो सुना है ना, जॉन बनेगा डॉन। जॉन हैव एक्स मार्बल्स एंड जीवंती हैव वाई मार्बल्स।
भाई स्टार्टिंग में इन दोनों के पास मार्बल्स कितने हैं, एक्स और वाई. इन द बिगनिंग दे हैव एक्स एंड वाई मार्बल्स, राइट. अब बात आती है नेक्स्ट. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के मार्बल्स का सम x प्लस वाई का सम कितना है, 45. एक लाइन छोड़ देना क्योंकि हो सकता है हम सब्स्टिट्यूशन करें यहां से, वैल्यूज एक वैल्यू पिक करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा दें तो हमें काम आएगा, राइट. अब देखते हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अब स्टार्टिंग में जॉन के पास x मार्बल थे, जीवंती के पास y थे, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए. तो जॉन के पास कितने मार्बल बचे, x माइनस 5. अब जॉन के पास कितने मार्बल बचे, x माइनस 5. जीवंती के पास कितने बचे, y माइनस 5. जितने थे उसमें 5 खो दिए, लॉस्ट. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब 5-5 मार्बल खोने के बाद उनके मार्बल्स का प्रोडक्ट है 124. तो प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स when they lost 5 marbles, तो उस टाइम पे उसके प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना था, 124. अब 124 कैसे निकालूं, देखो जॉन के पास कितने मार्बल बचे अब, x माइनस 5. जीवंती के पास कितने बचे, y माइनस 5. और दोनों प्रोडक्ट कितना हो गया, 124. इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. अब देखो यहां पे दो वेरिएबल में इक्वेशन चल रही है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x और y मल्टीप्लाई में आएगा. जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तो समझ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर दो वेरिएबल एडिशन में आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, लाइक दिस, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. बट जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा x y आ रहा है प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन चुका है. तो ऐसे केस में इसको अभी सॉल्व मत करो, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ. इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ, या तो x की या फिर y की. तो हम यहां से एक काम करें, यहां से लिख लें x इक्वल टू 45 माइनस वाई. इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, ये मेरी 2 है ही, राइट. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट x इक्वल टू 45 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में पुट कर दूं ये वैल्यू, तो करें कैसे पुट करेंगे, देखो x की जगह पुट करना है 45 माइनस वाई, तो x की जगह मैंने लिखा 45 माइनस वाई. अब देखो माइनस 5 पहले से था, उसको भी लिखना पड़ेगा. और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, y माइनस 5 और इक्वस्ट में कितना है 124. अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके इधर ले आते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, राइट. तो थोड़ा सा मिनिमाइज करके इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है. चलो अब स्पेस बन गया थोड़ा सा. अब क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बट पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर लेना. 45 में से 5 गया 40 माइनस वाई, और ये हो गया y माइनस 5, प्रोडक्ट हो गया 124. अब ब्रैकेट ब्रेक करो, 40 इंटू वाई 40 वाई, 40 इंटू 5 माइनस का 200, y इंटू वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और y माइनस का y प्लस माइनस का 5 दैट इज प्लस 5y, और ये 124. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वही किया मैंने. अब कभी भी ध्यान रखना, अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो सारी वैल्यू उधर जाएंगी, और वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू इधर आएंगी. वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो मतलब सारी उधर जाएंगी, तो इधर तो रख लो 0 लेफ्ट में. अब 124 प्लस पहले में था उधर, तो उसको वहीं रहने दो, प्लस में था. वाई स्क्वायर नेगेटिव उधर गया राइट हैंड साइड में, तो वाई स्क्वायर बन गया पॉजिटिव. 40y प्लस 5y 45y, पॉजिटिव 45y था, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45y, ठीक है. इस वैल्यू को यहां ले आओ थोड़ा आगे, और देखो ये जो मेरा 200 है नेगेटिव, उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. अब क्या करें सर, अब वही मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले कॉन्सेप्ट लगाने हमें, राइट. अब देखो अब क्या करना है हमें, अब ये इक्वेशन मेरी बन गई वाई स्क्वायर माइनस का 45y और प्लस का 324 इक्वल टू 0. अब 324 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका प्रोडक्ट करने पे 324 आ जाए और सम करने पे 45 आ जाए, ठीक है. तो 324 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं, राइट. तो 36 9 जा करके देखिए क्या,
36 9 जा। वैसे आपको मैंने तरीका सिखाया है, किसी को भी अगर डाउट है तो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने सिखाया है कैसे आप बड़ी टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर निकाल सकते हो। चलो यहाँ भी बता देता हूँ जो कैसे निकाल सकते हैं हम। हमें क्या करना है, a इंटू सी करना है। a इंटू सी कितना आ रहा है 324, तो 324 के फैक्टर्स निकालो पहले। 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, अब पेयर बनाने हमें, ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको हम जब मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आना चाहिए 324 और ऐड कर लें तो आना चाहिए 45। तो देखो ये दो फैक्टर अलग रख दो, 9 और ये अलग रख दो, कितना 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 9 कितना होता है 324 और 36 प्लस 9 कितना होता है 45। तो ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूं या यहाँ पे रहने दो राइट साइड में कोने में। अब क्या करें, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दें। वाई स्क्वायर माइनस 36y माइनस प्लस का 9y प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अब इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक फर्दर हमारे क्वेश्चन और करना पड़ेगा अभी। अब बस थोड़ा सा ही काम बचा है हमारा। ठीक है, अब क्या करें सर, अब ब्रैकेट ब्रेक करो, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 36y माइनस का 9y प्लस का 324 और ये 0। अब y कॉमन लेते क्या बन गया, y माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेते क्या बन गया, y माइनस 36। ठीक है, अब y माइनस 36 एक फैक्टर हो गया और y माइनस 9 दूसरा फैक्टर हो गया। इफ, अब पहले वैल्यू निकालते, चलो छोड़ो वैल्यू निकालते हैं, इफ बाद में लिखेंगे। तो y माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया, एंड दूसरा वेक्टर क्या हो गया, y माइनस 9 इक्वल टू 0। y इक्वल टू कितना हो गया 36, एंड अब y की दो वैल्यू कैसे हो सकती है सर 9। अगर y 36 है तो x क्या होगा, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, इफ y इज 36। देखो जॉन और जीवंती, ये बताया है क्या कि जॉन को ज्यादा मार्बल मिलेंगे या जीवंती को, ऐसा कुछ नहीं बताया सर। तो उस केस में टोटल मुझे 45 मार्बल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अगर y कौन है, जीवंती, अगर जीवंती को 36 मार्बल्स मिलते हैं देन x इज 45 माइनस 36 दैट इज 9। अगर y 36 है देन x इज 9। इफ y is 9 then x is 45 minus 9 that is 36। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रख लेना कि आपकी जो दो वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज पे ऑपरेशनल कैसे चीजें बनेंगी। गॉट द पॉइंट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन है। अब एक चीज आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए चाहिए वो पहले समझा देता हूं। मान लो एक कंपनी है जो ये पेन बनाती है, एक पेन कंपनी 50 रुपीज का बनाती है, 1 पेन, और एक दिन में कंपनी 100 पेन बनाती है। कितने पेन बनाती है, 100 पेन। एक पेन है 50 रुपीज का, तो एक दिन में कंपनी ने कितने रुपए का काम किया, मीन्स टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, टोटल प्रोडक्शन 1 पेन, प्राइस ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ पेन, तो कितना हो गया 5000। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ना कैसे है ना, ये सबसे मेन चीज है। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखो आप चाहो तो लास्ट लाइन पढ़ो, तो वो भी वही मैं पूछ रही है, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यही हमारा लेट स्टेटमेंट है। तो हम एक काम करते हैं, पहले लेट स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं जो हमें बोला गया, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। आपको पता है एक दिन में कितने टॉयज बनाती है कंपनी, नहीं। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू एक्स। एक दिन में कंपनी एक्स टॉयज
का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई सर हमें। ठीक है, ये हमें पता चल गया सर। अब आगे बात आती है सर, एक्स टॉयज बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। द कॉस्ट ऑफ, अब नई इक्वेशन बनेगी यहां से, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय जो हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब कि वन टॉय, आप ईच टॉय लिखो या वन टॉय लिखो, कितना आ रहा है। ठीक है, आगे यहां तक ऑफ ईच टॉय वॉज, देखो ध्यान रखना, इज वॉज विल बी बिकम्स और रिड्यूस टू, इसका मतलब होता है इक्वस टू, तो हमें लगाना है इक्वस टू। और जैसे आपका इक्वस टू आ जाए, अब आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखोगे, अब जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो राइट हैंड साइड में लिखोगे। फाउंड टू बी, फाउंड टू बी 55 माइनस 55 माइनस, क्या माइनस करना है 55 में से, द नंबर ऑफ टॉयज, तो यहां ब्रैकेट के अंदर लिखो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन वन डे, कि एक दिन में कितना टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको 55 में से माइनस करना है। एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एक्स, तो इसको किस में से माइनस करना है, 55 में से क्या माइनस करना है, एक्स। तो यहां मैं लिख दूं कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस एक्स, और ये मेरी कॉस्ट किस में है, रुपीज में, इसे लिख दो रुपीज। गॉट द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, उसी दिन जिस दिन हमने ये बात करी कि एक टॉय, नंबर ऑफ टॉय हमने एक्स बनाया, एक टॉय की प्राइस 55 माइनस एक्स हो गई, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। तो यहां लिखो क्या पता चला हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 750 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितने टॉयज प्रोड्यूस किए उसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू आपको मिल गया 750, राइट। ये मेरी इक्वेशन बन रही है अब, बन गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी है बताओ, कॉस्ट ऑफ वन टॉय है सर 55 माइनस एक्स, और एक दिन में कितने टॉयज बना रहे हो आप, एक्स, मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ, कितना आ गया इक्वल टू में 750। अब ब्रैकेट ब्रेक कर लें तो हो गया 55 माइनस एक्स, सर 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। मैंने बोला था एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो सबको उधर भेजो, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, 55 बन जाएगा नेगेटिव का, और पॉजिटिव का 750 रहेगा क्योंकि राइट में ही था। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, 1 इंटू 750, 1 इंटू 750 गिव्स यू 750। 750 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका सम आना चाहिए 55 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए सर 750। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है ये तो क्या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, वही चीज यहां करनी है। 750 के फैक्टर्स निकालने आपको, किसी को समझ में नहीं आए तो ये बता रहा हूं इसलिए। ठीक है, अब देखो 750 के फैक्टर्स बनाने हैं आपको, कैसे, 2 से डिवाइड किया 375, 3 से डिवाइड किया 125, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। देखो एक तो नंबर आप ले लो 25 और दूसरा नंबर ले लो 30, 30 इंटू 25 वही रहेगा, और 30 प्लस 25 55। ठीक है, तो यहां क्या कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 उधर लिख दूं, इक्वेशन को ब्रेक करूंगा मैं ब्रैकेट को, तो 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0,
दोनों में कॉमन ले लूँ तो x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30, x माइनस 30 एक फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब क्या करें इधर, अब इधर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो x माइनस 30 इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 30। x मतलब कि नंबर ऑफ टॉयज है, 30 टॉयज हो गया। अगर आप एक दिन में 30 टॉयज प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी। देखो दो चीजें हैं, अब यहां वैल्यूज चेक करनी है हमें। अगर आप एक दिन में 30 टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी होगी। इफ यहां ऐसे लिखना, दो वैल्यू निकालो, चलो एक और वैल्यू निकालो पहले यहां पे। दूसरा फैक्टर क्या है मेरा, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 25 टॉयज। देखो दोनों चीजें इंटरचेंज हो सकती हैं। अगर आपका प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरा, वो एक फिक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अपन यहां क्या करते हैं, यहां अपन लिखते हैं इफ नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 30 है, इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 30 देन प्राइस ऑफ वन टॉय, या कॉस्ट ऑफ वन टॉय लिखो, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस 30 25 रुपीज। अगर एक दिन में टॉयज मेरे 30 टॉयज हैं तो हर एक टॉय की प्राइस हो जाएगी 25। इफ नंबर ऑफ टॉयज आर 25 देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय या ईच टॉय दैट इज 55 माइनस 25 दैट इज 30 रुपीज। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है, अगर प्रोडक्शन कम तो प्राइस ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो प्राइस कम। क्लियर, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स। अब कौन से नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नहीं पता है ना, तो सिंपली नंबर लिख दो। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड इज y। देखो आप दो वेरिएबल से भी जा सकते हो, और आप बोलोगे सर दोनों का सम 27 है तो मैं फर्स्ट नंबर x मान लूँ, दूसरा 27 माइनस x मान लूँ, कर लो, उसमें भी कोई गलत नहीं है। अल्टीमेटली इक्वेशन वहीं जाएगी जो इक्वेशन हम यहाँ बनाएंगे। बट हमें बोर्ड में पता नहीं चलता कि वन वेरिएबल की इक्वेशन है या टू वेरिएबल की, मतलब कि क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, इसलिए हम टू वेरिएबल मान के चल लेते, कोई बात नहीं। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x and the second number is y। इसको हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर क्या है y। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। whose sum is 27, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y कितना है हमारा 27। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन में प्रोडक्ट आ जाएगा x इंटू वाई, तो पेयर और लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कराएंगे हम। दूसरी चीज देखते हैं, प्रोडक्ट इज 182, मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 182, मींस x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 182। मिल गया x इंटू वाई, मतलब यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, तो x इक्वल टू 27 माइनस वाई लिख दूं यहाँ पे, और इसको मैं इक्वेशन 1 बना के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दूं। तो पुट x equals to 27 minus y in equation number 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दूं, x की जगह क्या पुट करूं 27 माइनस वाई, तो यहां लिख दिया 27 माइनस वाई मल्टीप्लाई विद y इक्वल्स टू 182। जैसे मल्टीप्लाई किया 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब देखो वाई स्क्वायर नेगेटिव मतलब सबको उधर ले जाएंगे,
देखो 182 पहले उससे वहीं था तो 182 तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बन जाएगा क्योंकि कुछ नहीं रहेगा, सब उधर जाएंगे। वाई स्क्वायर नेगेटिव था तो बन गया पॉजिटिव, 27 पॉजिटिव था तो बन गया नेगेटिव। ठीक है, बन गया। अब 182 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका सम क्या आ जाए 182 और प्रोडक्ट सम आ जाए 27 और प्रोडक्ट आ जाए 182, सम आ जाए 27 प्रोडक्ट आ जाए 182। तो देखो 182 इंटू 181 दैट इज 182 ही रह गया। 182 के फैक्टर्स कर लो अगर कोई डाउट आता है तो 2 से 91, 17 होगा, सॉरी 7 से 13 और 13 से 1। देखो पहला फैक्टर मैंने ले लिया 14 और दूसरा ले लिया मैंने 13, तो 13 टू 14 182, 13 प्लस 14 27, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूं, वाई स्क्वायर 13y प्लस 14y प्लस 182 इज जीरो। जीरो को उधर से लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ब्रेक करो। वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस का 14y प्लस का 182 और ये जीरो, दोनों वेक्टर्स में कॉमन क्या आ गया y। y माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन, y माइनस 13। ठीक है, कि 182 के दो फैक्टर हैं 14 और 13, तो अंदर 13 बचेगा, 14 कॉमन आ गया इसलिए। अब क्या करें, y माइनस 13 y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन y इज 13 एंड y माइनस 14 इज 0, देन y इज 14। अब एट अ टाइम एक वैल्यू, दो वैल्यूज होल्ड नहीं कर सकता ना एक ही वेरिएबल। तो इफ अगर y मेरा 13 है, क्योंकि दोनों नंबर में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये बताया गया क्वेश्चन में, नहीं बताया। इफ y इज 13 और दोनों का सम कितना है 27, अगर y 13 है देन x कितना हो जाएगा 14, एंड इफ y इज 14 अब y बड़ा है देन x इज 13। ये चीज ध्यान रखें, अगर पहला नंबर छोटा तो दूसरा बड़ा, पहला बड़ा तो दूसरा छोटा। फॉर द पॉइंट क्लियर, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इंटीजर क्या होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 माइनस में भी होते हैं, -2 -1 है ना, बट एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस उस नंबर की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर ये मेरा टाइप है इंटीजर्स तो दोनों में डिफरेंस, इंटीजर्स में डिफरेंस कितने होता है 1 का, लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले आप दो नंबर्स जो मैं यूज करने हैं उनको हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मैं फाइंड करने, तो हम एक काम करते हैं पहले लिखते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। पहला इंटीजर आपका x है। अब देखो मैं बोलता हूं पहला इंटीजर मेरा 10 है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 11। कैसे पता चला, 10 में 1 ऐड कर दिया सर, क्योंकि दो नंबर्स में इसमें डिफरेंस, इंटीजर्स में डिफरेंस 1 का होता है। तो अगर पहला नंबर मेरा 10 है तो नेक्स्ट क्या हो गया 10 प्लस 1। पहला नंबर मेरा x है तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1। तो यहां लिख दें देन द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लाइन पे चलते हैं। जिनको भी वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत होती है बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि तरीके से बताएंगे एक एक चीज। सम ऑफ, क्या किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ, सम करना है, लो जी सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम करना है हुज स्क्वायर, उनके नंबर्स का स्क्वायर सम करना है, लेकिन किसका, नंबर के स्क्वायर का सम करना है। तो जो नंबर आपने अज्यूम किया ना उन नंबर्स के स्क्वायर करो फिर उसका सम करो। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब किनके स्क्वायर का सम करना है, किनके स्क्वायर को ऐड करना है,
नंबर्स के स्क्वायर को। पहला नंबर क्या है x, दूसरा क्या है x प्लस 1। इज वॉज विल बी बिकम्स मीन्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है 365। आ गया, बनी इक्वेशन। सम ऑफ मीन्स सम हुज स्क्वायर्स, मतलब जो नंबर्स आपने एज्यूम किया उनके स्क्वायर करो। इज मीन्स इक्वल्स टू 365, दैट्स इट, इतना आसान। अब इक्वेशन ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कितने एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365। तो अल्टीमेटली क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364। अब पूरी इक्वेशन मेरी 2 से डिवाइड हो सकती है क्या? पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो सिंप्लीफाई किया करो पहले। तो लिख दो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। जैसे आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बन जाएगा x माइनस का 182 इज 0। अब 182 के फैक्टर्स मैंने भी थोड़ी देर पहले देखे थे लास्ट क्वेश्चन में, 14 और 13। तो 14 माइनस 13 1 आ रहा है 1, और 14 इंटू 13 182, तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज 0, क्योंकि 1 इंटू माइनस 182 डिफरेंट नेगेटिव नंबर बन रहा है। मैंने डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि 1 इंटू माइनस का 182 था, तो प्रोडक्ट मेरा माइनस 182 हो रहा है, मतलब डिफरेंस लेना है। तो 14 इंटू 13 और 14 माइनस 13, ठीक है 1 आ गया। इसलिए अब क्या करें, कॉमन ले लें। x कॉमन लिया क्या बचा x प्लस 14, माइनस का 13 कॉमन लिया क्या बचा x प्लस 14। दो फैक्टर बन गए x माइनस 13 एंड x प्लस 14। अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो x माइनस 13 अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, एंड x प्लस 14 अगर मेरा 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि नंबर्स मेरे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, एज माइनस 14 इज नेगेटिव इंटीजर। यहां लिख दो इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये लेना ही नहीं है, तो यहां आंसर लिखेंगे सो फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम बोल रहे हैं x, कितना है 13, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज 13 प्लस 1 दैट इज 14। क्लियर है बात? समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहला काम करो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। उसके बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, लो जी नाम दे दो ABC, क्योंकि ये समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। आपको होता है राइट एंगल ट्राइंगल में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, किसी एक को मान लो बेस और इसको मान लो परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मान लो P, तो मान लो बेस मींस B, ये मेरी हाइपोटेनियस जिसको बोल रहे हैं H, ठीक। अब बात करते हैं द एल्टीट्यूड। लो जी सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टेटमेंट बनेंगे अपने आप। द एल्टीट्यूड, तो यहां लिखो एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इज मीन्स इक्वल्स टू 7 लेस। अब देखो मैंने बोला जैसे इज आ जाए इक्वल्स टू साइन आ जाए, अब जो भी ऑपरेशन होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इज आ गया इक्वल्स टू, अब जो भी ऑपरेशन होगा राइट हैंड साइड में होगा। 7 लेस मतलब
7 सब्ट्रैक्ट होगा, लेस होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो लो जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कहाँ होगा? राइट हैंड साइड में, क्योंकि इक्वल्स टू आने के बाद सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड की खत्म, अब जो भी चीजें होंगी कहाँ होंगी? राइट हैंड साइड में। देन इट्स बेस, 7 लेस है किसके, किससे लेस है ये? देन इट्स बेस। तो ये मेरा आ गया बेस, लिख दिया। क्या आपको बेस की वैल्यू पता है? देखो एल्टीट्यूड जो है वो बेस पे डिपेंडेंट है, बेस -7। क्या आपको बेस पता है? नहीं। तो एल्टीट्यूड कैसे पता हो सकता है? तो यहां ज्यूम कर लो, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। तो ये सारी डायमेंशन मेरी सेंटीमीटर में, तो ये मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? मेरा p इज x-7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मेरी क्या होगी? x-7, मतलब मेरा जो बेस है ये x सेंटीमीटर है, देन परपेंडिकुलर क्या होगी मेरी? x-7 सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं नीचे एक लाइन b करके, या इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूं। ये मेरा बेस है ना, तो इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बेस लिख देते हैं यहाँ पे, b स्टैंड फॉर बेस, ऐसा लिख देते हैं b। बेस, बेस मेरी x सेंटीमीटर है, तो मेरा परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर क्या हो गया? बेस -7। ठीक है, इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितनी है इसकी? 13 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है हाइपोटेनियस h इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द अदर टू साइड्स। अब कैसे निकाले सर? ये तो 13 है। देखो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं दे रखी जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली हेल्प करे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको उसको पिक करना आना चाहिए। वो है आपको राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। सो हम लिखेंगे एक लाइन, क्या लाइन लिखेंगे? क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पे? देखो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, फिर हम लाइन लिखते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके उधर शिफ्ट कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, एज, अब लिखते हैं इसको एज ट्राइंगल ABC is a right angled triangle, so hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square होगा। h स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस मीन्स x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स x-7 का स्क्वायर। ब्रैकेट ब्रेक कर दें, 169 x स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, ये इधर राइट हैंड साइड में है ही। ये 169 उधर ले जाऊं तो माइनस का 169 होगा या नहीं होगा? बोलो, हो गया ना। अब क्या करें? अब सारा काम हम शुरू करते हैं इधर। जीरो को मैं चाहूं तो उधर लिख सकता हूं, लेफ्ट में लिखूं या राइट में लिखूं, बात बराबर है। अब 2x स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, 2x स्क्वायर पहले हाईएस्ट पावर x के लिखते हैं, फिर लिखेंगे हम माइनस का 14x। अब देखो 169 में से 49 गया तो माइनस का 120। अब क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2, तो लिखो डिवाइड बाय 2। जैसे 2 से डिवाइड किया तो बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? 7, और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए? 60। ठीक है, 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 इज 7, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x। देखो 20 यहाँ डिफरेंस के टाइम पे अगर x के आगे नेगेटिव साइन है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा, छोटा पॉजिटिव। अब क्या करें? इसको x कॉमन ले लें इधर, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लें, x माइनस 12, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 12 gives you 0, so x plus 5 is 0, x is 5 centimeter, and
x माइनस 12 इज 0, देन x प्लस 12, नहीं ये तो रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, देखो यहां गड़बड़ कर दी हमने, x प्लस 5 क्या मेरा 0, तो ये हो गया -5 सेंटीमीटर हुआ, और ये -5 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आपने कभी सुना है कि ये जो दीवार है ये -5 सेंटीमीटर की है? नो। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं हम, x माइनस 12 इज 0, देन x इज 12 सेंटीमीटर। x कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। x कौन है? बेस। तो अब यहां लिखेंगे हम सारी वैल्यूज। सो बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड जिसको आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर, वो कितना हो जाएगा? बेस -7 मीन्स 12 - 7, दैट गिव्स यू 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द अदर 2 साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब जब बात होती है 6th क्वेश्चन की, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, कॉटेज इंडस्ट्री वाला, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई विद कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है। अब देखो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। सो यहां हम लिखते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in one day, that is x articles। एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं? x, ठीक है। प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। जिस दिन हमने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसी दिन कुछ ऑब्जर्वेशन की। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो अब नीचे लिखो इसमें लाइन, जैसे हमारा नया स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो लिखो उसको, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे सर कैसे बनाया स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखो द, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, ऑन ईच आर्टिकल इन रुपीज was means equals to, is was will be becomes means equals to। अब जो भी चीजें मेरी होगी, ऑपरेशन जो भी होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। मैंने बोला था आपको पहले भी ये बात, जैसे इक्वल्स टू साइन आ जाता है सारी चीजें राइट हैंड साइड में। 3 मोर मतलब कि +3 करना है आपको, अगर ये होता 3 लेस तो -3 कर देते। किससे 3 मोर है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ट्वाइस, किसका ट्वाइस? number of article produced in one day, कि उस पर्टिकुलर डे जो एक दिन में हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किए उसका ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दैट। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल में अगर ऐसे लिखूं अब शॉर्ट में, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो गई? दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन? x, तो 2x + 3, और ये रुपीज में होगी। दिस प्राइस इज गिवन इन रुपीज, ये देखो लिखा है। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, तो यहां लिखो पहले लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल कॉस्ट of production was means equals to 90 रुपीज, कि उस दिन आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 90 रुपीज आई है। कितनी आई है? 90 रुपीज, ठीक है ना। तो आप 90 रुपीज का काम किया है आपने एक दिन में, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पता ही है ना, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है? 2x + 3। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए? x, इक्वल टू कितना आ गया? 90। अब
इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। अब क्या करें सर, इसको इधर ले आओ। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 90 कितना हुआ, माइनस का 180। अब 180 के से दो फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस आ जाए 3, ठीक है, और प्रोडक्ट करने में कितना आ जाए 180। तो चलो करते हैं, यहाँ पे आपको बता भी देते हैं। 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1, ठीक है। अब देखो ये बन गया 12, ये बन गया 15। 15 इंटू 12 कितना होता है 180, और 15 माइनस 12 3, बिल्कुल सही है। तो 2x स्क्वायर, ये चीजें आपको इसी चैनल में मिलेंगी। अब देखो जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन में होता है और यहाँ x का आगे पॉजिटिव साइन है तो बड़ा फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो 15x, और वैसे भी आप लिखने के बाद भी चेक कर सकते हो। 15x माइनस 12x करो एक बार, क्या प्लस का 3x आ रहा है? हाँ। अगर ये माइनस का होता तो माइनस का 15 और प्लस का 12 हो जाता। इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिलेंगी A to Z, ठीक है। अब कॉमन ले लो x, तो बन गया 2x प्लस 15। यहां से कॉमन क्या लोगे, माइनस 6। कैसे पता चला, मुझे पता है। यहां पे 2 बच रहा है तो अंदर यहां भी 2 बचना चाहिए। तो 12 को किससे डिवाइड करूं कि 2 बचे, 6 से। तो 6 कॉमन लिया तो बन गया 2x, और 90 को 6 से डिवाइड किया तो प्लस का 15 हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन आते ही साइन चेंज होगा। तो दो फैक्टर बन गए 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। तो अपने को अब पता चला कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर ये करता हूं मैं तो 2x इक्वल टू 15 है, सॉरी 15, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो ये माइनस 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15/2। नॉट पॉसिबल। क्यों? आपके आर्टिकल कभी नेगेटिव में होते हैं क्या, कि मैंने आज -2 पेन का प्रोडक्शन किया? नहीं हो सकता। तो यहां से x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इज 6। तो आपसे जो चीज पूछी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए, ठीक है। बात समझाई? तो अपन यहां लिखते हैं, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, x, दैट इज 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो है, या ईच आर्टिकल जिसको आप बोलते हो, दैट इज 2 इंटू x मीन्स 6 प्लस 3, तो यू गेट 12 प्लस 3, दैट गिव्स यू 15 रुपीज। समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, PYQs के लिए, केस बेस्ड स्टडीज, असेसमेंट रीजन, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा आपको। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को, मैथ नर्ड को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। तो अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।